हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? काफी एग्जाम्स आने वाले हैं अपकमिंग मंथ्स में। मार्च, अप्रैल, मई, जून एग्जाम्स का मंथ होता है, तो हम अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे अपने सभी लिटरेरी टॉपिक्स की। और आज का हमारा टॉपिक है बेन जॉनसन का बहुत ही पॉपुलर प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। ये एक ऐसा प्ले है जिसने कॉमेडी 1598 की ग्राउंड ब्रेकिंग कॉमेडी है बाय बेन जॉनसन, वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ ह्यूमरस कॉमेडीज। ह्यूमरस कॉमेडीज क्या होता है, इसका एक सेपरेट वीडियो भी है, अभी शॉर्ट में जान लेते हैं। जॉनसन का मानना था कि ह्यूमन बिहेवियर कंट्रोल किया जाता है हमारे कुछ डोमिनेंट ट्रेड्स के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन ओवरली जेलस हो सकता है, कोई पर्सन एक्सेसिवली प्राउड हो सकता है, मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। कोई पर्सन हो सकता है फुलिशली बोस्टफुल, बहुत ज्यादा अपने बारे में बढ़ चढ़कर बातें बताना। तो इंस्टेड ऑफ बैलेंस्ड पर्सनालिटीज, हमेशा ह्यूमन बीइंग्स की एक वीकनेस होती है, उनकी एक एग्जैजरेटेड पर्सनालिटी। और उसी एग्जैजरेटेड पर्सनालिटी की वजह से ऑडियंस के लिए लाफ्टर जनरेट किया जाता है बाय द राइटर। और भी बहुत सी बातें जानेंगे ह्यूमर्स कॉमेडीज के बारे में। अभी अपने वीडियो की तरफ प्रोसीड करते हैं। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का मेरा एक छोटा सा वीडियो है, अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट्स का। ये जरूर देखिए। बेन जॉनसन और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के बारे में जानने को और बहुत कुछ मिलेगा आपको। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि इस तरीके की कॉमेडी में ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें एक डोमिनेंट ट्रेट होता है, किसी न किसी तरीके का ऑब्सेशन होता है, और वही ट्रेट जो है उनका, वो उनके एक्शंस को, इंटरैक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है। Personality so strong that they define every move of the play. फर्स्ट परफॉर्मेंस हुई थी कर्टेन थिएटर में 1577 में बना हुआ है, ये एक प्ले हाउस था। 1598 में हमारे इस प्ले की परफॉर्मेंस हुई थी और लंदन ऑडियंस ने विटनेस किया था द बर्थ ऑफ अ थिएट्रिकल क्लासिक इन द फॉर्म ऑफ एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। The play was entered into the register of the Stationers' Company on 4th August 1600। शेक्सपियर का एक और प्ले था जो रजिस्टर किया गया था, साथ ही साथ एज यू लाइक इट, और कुछ और प्लेस भी थे, मच एडू अबाउट नथिंग एंड हेनरी फाइव। ये एक एंट्री है जो कि मार्क की गई थी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अलोंग विद एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। जैसे आजकल मूवीज बनाते हुए उनको रजिस्टर करवाना, पब्लिश करवाने के लिए, रिलीज करवाने के लिए जरूरी होता है, उसी तरीके से स्टेशनर्स रजिस्टर में प्ले को रजिस्टर करवाना जरूरी हुआ करता था। सबसे पहले इस प्ले का क्वार्टो पब्लिश हुआ था 1601 में, और सेटिंग शुरुआत में फ्लोरेंस थी और बाद में इस प्ले की सेटिंग लंदन कर दी गई थी। डेविड गेरिक नाम के एक इंग्लिश एक्टर थे जिन्होंने इस प्ले को बाद में दोबारा से प्रोड्यूस किया और थोड़ा सा चेंज किया, स्क्रिप्ट में रिवाइटलाइज किया इसको। हमारे इस प्ले में जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज जेलेसी ऑफ अ कैरेक्टर कॉल्ड किटली। उसके साथ ही साथ रोमांस, फ्रेंडशिप, मिस्टेकन आइडेंटिटीज, ये सब कुछ भी हमें देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल अ स्टोरी ऑफ लव एंड ह्यूमन फॉली, और आज की डेट में भी बहुत ही कॉन्टेम्पररी है ये प्ले। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ कैरेक्टर्स के साथ, एक एक करके सभी कैरेक्टर्स को जानते हैं। और पहला कैरेक्टर है ओल्ड नोवेल, जो कि एक केयरफुल और सस्पिशियस फादर है, एक ऐसे कॉशियस फादर जो कि अपने सन को सीक्रेटली फॉलो करना चाहते हैं, उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करने के लिए। एडवर्ड नोवेल इनका बेटा है, इंटेलिजेंट विटी यंग मैन है और एंजॉय करता है सिटी लाइफ को और दोस्ती को। उसके बाद है ब्रेन वर्म, जो कि एक मास्टर ऑफ डिस्गाइज है। ब्रेन वर्म इज ओल्ड नोवेल्स क्लेवर सर्वेंट, जो कि बहुत ही कॉन्स्टेंटली अपीयरेंस चेंज करते हैं। किटली, इनके बाद है किटली, जेलस और इनसिक्योर हस्बैंड है। किटली एक जेलस मर्चेंट जो कि स्ट्रांगली रॉन्गली अपनी वाइफ को सस्पेक्ट करते रहते हैं। देन डेम किटली, इनकी इनोसेंट एंड फेथफुल वाइफ, Kitty's innocent wife who becomes a victim of her husband's jealousy। इसके बाद है मास्टर स्टीफन, एक फूलिश
कंट्री जेंटलमैन हैं जो कि बहुत फैशनेबल अपीयर करना चाहते हैं, बहुत इम्प्रेसिव वे में बात करना चाहते हैं सबसे, लेकिन कर नहीं पाते हैं। देन मास्टर मैथ्यू, ये भी एक प्रिटेंशियस पर्सन है, प्रिटेंशियस पोएट है बेसिकली। एक प्रिटेंशियस पोएट जो कि कॉन्स्टेंटली अपने बारे में बहुत बूस्टिंग करते हैं, अपनी लर्निंग्स के बारे में बहुत बातें करते हैं। कैप्टन बॉबडेल, बहुत ही कॉवर्डली सोल्जर है ये। कैप्टन बॉबडेल एक ऐसे सोल्जर जो कि एग्जैजरेट करते हैं अपनी ब्रेवरी को। देन वी हैव जस्टिस क्लेमेंट, एक बहुत ही वाइस और ह्यूमरस जज जो कि फाइनली प्ले के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं। तो ये सभी कैरेक्टर्स हैं, इनके थ्रू धीरे धीरे हम अपना प्लॉट समझेंगे। प्ले की शुरुआत एक प्रोलॉग के साथ होती है जहां पर ड्रामेटिस्ट प्रॉमिस करता है कि मैं एक रियलिस्ट कॉमेडी आपको प्रेजेंट करके दूंगा जो कि इस दुनिया की फॉलीज को दिखाएगी, फॉलीज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, उनको एक्सपोज करेगी और कॉमन एवरीडे लैंग्वेज में होगी। इसके बाद हम पहुंचते हैं ओल्ड नोवेल की तरफ। ओल्ड नोवेल के घर में उनका एक नेफ्यू स्टीफन रह रहा है और वो अपने बेटे एडवर्ड का इंतजार कर रहे हैं। स्टीफन इनके साथ ही रहता है आजकल और इनके बेटे के लिए एक लेटर आता है। अ लेटर मेंट फॉर एडवर्ड अराइव्स एंड नोवेल रीड्स इट। किसी और का लेटर पढ़ना नहीं चाहिए लेकिन पढ़ते हैं वो। और जिस पर्सन ने वो लेटर भेजा है, वेल ब्रेड को मानते हैं कि ये मेरे बेटे का बिगड़ा हुआ दोस्त है, मेरे बेटे को भी बिगाड़ देगा। उसका भेजा हुआ लेटर की लैंग्वेज इनको पसंद नहीं आती है, बट फिर भी ये चाहते हैं कि मेरे बेटे को पता ना चले कि मैंने लेटर पढ़ लिया था। नोवेल सेंड्स अ सर्वेंट ब्रेनवर्म टू डिलीवर इट सीक्रेटली, कि ठीक है जाओ दे दो मेरे बेटे को और उसको पता ना चले कि मैंने पढ़ा था। लेकिन हमारे ब्रेनवर्म जी ऐसे पर्सन है जो यू नो लोगों के बीच में लड़ाई करवाने में बड़ा मजा आता है उनको। जाते हैं और सबसे पहले तो यही बताते हैं कि आपके पापा ने ये लेटर पढ़ लिया था। कॉमिक फिगर्स भी इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, मैथ्यू और बॉबडेल, जो कि मैंने आपको बताया कि अपने ट्रेड्स को बहुत एग्जैजरेट करके बताते हैं। दोनों ही ऐसे इंसान हैं जिनको कॉमिक रिलीफ के लिए यहाँ पर रखा गया है। एडवर्ड को जब अपने दोस्त वेलब्रेड का लेटर मिलता है तो वो उनसे मिलना चाहते हैं और साथ ही साथ स्टीफन भी प्लान बना लेते हैं कि वो भी मिलेंगे। और इन द मीनवाइल हम इन दो लोगों से मिलते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, कैप्टन बॉबडेल एंड पोएट मैथ्यू। ये दोनों मिलते हैं और काफी बोस्टिंग करते हैं अपनी 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 एबिलिटीज के बारे में। मास्टर मैथ्यू अपनी पोएट्रीज के बारे में बहुत बोस्टिंग करते हैं और कैप्टन बॉबडेल अपनी ब्रेवरी के बारे में। तो काफी कैरेक्टर से मिल चुके हैं अभी तक हम अब ओल्ड नोवेल को जानते हैं, ब्रेन वर्म को जानते हैं, एडवर्ड को जानते हैं, मास्टर स्टीफन को जानते हैं। वेलब्रेट इज द पर्सन जिसने लेटर भेजा था एडवर्ड के लिए और एडवर्ड और स्टीफन दोनों इनसे मिलने जाएंगे। डाउनराइट इज द हाफ ब्रदर ऑफ वेलब्रेट और किटली हमारे एक और सेंट्रल कैरेक्टर हैं जो कि काफी जेलस हैं अपनी वाइफ के बिहेवियर को लेकर। डाउनराइट इज अ स्क्वायर, बड़ा फायरी टेम्पर है इनका और वेलब्रेड के हाफ ब्रदर हैं, सौतेले भाई कह सकते हैं हम। और इस एक्ट 2 की सारी अटेंशन किटली की तरफ जाती है। किटली का हाउस हमें दिखाया जाता है। तो अटेंशन टर्न्स टू किटली जो कि एक लंदन मर्चेंट है। एक प्लेस है ओल्ड ज्यूरी। ओल्ड ज्यूरी इज द सेटिंग ऑफ दिस प्ले। ओल्ड जूरी और उनका हाउस होल्ड दिखाया जाता है और किटली का घर दिखाया जाता है। वो डाउन राइट से कंप्लेन कर रहे हैं कि वेलब्रेड, इनके भाई, ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल और वाइल्ड हो गए हैं और अपने अजीब अजीब से फ्रेंड्स को घर में लाते रहते हैं, पूरा घर डिस्टर्ब रहता है। तो एट किटलीज हाउस टेंशन राइज ओवर वेलब्रेड्स बिहेवियर अपसेटिंग हिज ब्रदर डाउन राइट से सारी कंप्लेंट्स की जाती हैं। Novel, in the meanwhile, reflects on youth versus age and worries about his son's associate. इनको भी, नोवेल को भी, ओल्ड नोवेल को भी डर है कि मेरा बेटा यंग है, यंग ब्लड है, कहीं बिगड़ ना जाए। और हमें कुछ डिस्गाइसेस भी देखने को मिलते हैं। ब्रेनवर्म जो हैं वो अपने आप को एक सोल्जर की तरह पोज करते हैं और स्टीफन और एडवर्ड से इंटरैक्ट करते हैं बीइंग अ सोल्जर। इस वक्त किसी को नहीं पता कि वो ब्रेनवर्म है और ओल्ड नोवेल के सर्वेंट है, अपने आप को एक सोल्जर की तरह पोर्ट्रे करके आसपास के लोगों को स्पाई कर रहे हैं, स्पेसिफिकली स्टीफन, एडवर्ड एंड ओल्ड नोवेल।
अब देखते हैं आखिर किटली की टेंशन है क्या, प्रॉब्लम है क्या उनकी। उनके घर में बड़ी टेंशन्स बढ़ी हुई हैं और उन्हें वेल ब्रेड का बिहेवियर पसंद नहीं है। और वेल ब्रेड उनकी वाइफ के हस्बैंड भी है। उनकी वाइफ का नाम है डेम। अभी मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आपको डेम से भी। एंड ही कंटिन्यूअसली किटली कंटिन्यूअसली you know, feels that Wellbred fills his house with disreputable companions. किटली को ऐसा लगता है कि वेलब्रेड ना मेरे घर में अजीब से कंपेनियंस को लाते रहते हैं जिनका बहुत ही बॉडी बिहेवियर है और पॉसिबली या तो मेरी बहन का या फिर मेरी वाइफ का किसी ना किसी के साथ अफेयर चलता ही रहता है। उनकी वाइफ का नाम है डेम और उनकी सिस्टर का नाम है ब्रिजेट। डाउनराइट बड़ा गुस्सा हो जाती हैं सुनकर कि मेरे ब्रदर के कंडक्ट के बारे में ऐसी कैसी बातें की जा रही हैं। किटली इंक्रीजिंगली पैरानॉइड बिहेवियर करते हैं और ब्रेन वर्म एक नई ही स्कीम लेकर आते हैं। इस बीच ब्रेन वर्म hatches a new scheme. He disguises himself as a soldier और अपने आप को नाम देते हैं फिट्सवर्ड। और वो कहते हैं कि सबको मिसलीड करेंगे अपने आसपास। इस तरीके के कैरेक्टर्स जो आसपास के लोगों को डिस्गाइज करके मिसलीड किया करते थे ना, काफी कॉमन होते थे एलिजाबेथन और जैकोबियन एरा में। तो brainworm disguises himself as a soldier in order to trick people and manipulate the events. एडवर्ड और स्टीफन दोनों मिलते हैं ब्रेनवर्म से जबकि ब्रेनवर्म अपने डिस्गाइज में है। और स्टीफन बड़े ही फूलिशली उनसे एक वेपन खरीद लेते हैं। एक वेपन की बड़ी तारीफ की ब्रेनवर्म ने कि ये बहुत अच्छा है एंड आप बहुत अच्छे योद्धा बनेंगे इसको यूज करके, और वो खरीद लेते स्टीफन। नोवेल बिगिंस सीक्रेटली फॉलोइंग हिज सन। इस बीच ओल्ड नोवेल जो है वो अपने बेटे को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है पता नहीं किससे मिलेगा, बिगड़ जाएगा, इमोरल हो जाएगा इसका बिहेवियर, तो जहां जहां वो जाएगा वहां वहां मैं भी जाऊंगा। ये सारे इंसिडेंट्स पूरी स्टोरी में बहुत ही कॉमिक मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अब एक टेवन में कुछ कैरेक्टर्स मिलते हैं। द कैरेक्टर्स गैदर एट अ टेवन जहां पर वेलब्रेड भी हैं, एडवर्ड भी हैं, स्टीफन भी हैं, मैथ्यू भी हैं, बॉबडेल भी हैं। ये सब लोग जोक करते हैं अबाउट द लेटर सेंट टू एडवर्ड एंड एक दूसरे का बिहेवियर भी रिडिक्यूल करते हैं। और बॉबडेल अपने बारे में बोस्टिंग करना कंटिन्यू रखते हैं, अपने मिलिट्री स्किल, अपने करेज के बारे में बहुत बताते हैं। और सबको ऐसा पता चलता है बातों से कि सब लोग जानते हैं कि वो एक्सैचुरेट कर रहे हैं। तो एक टेवन में ये सभी कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, जोक्स करते हैं और लेटर के बारे में बताते हैं कि एडवर्ड को पता चल चुका था कि मेरे फादर ने वो लेटर पढ़ा है। इन द मीनवाइल बॉबडेल बोस्ट करते हैं अपने मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स के बारे में और सब लोग उन्हें भी मॉक करते हैं। इसी बीच ब्रेनवर्म भी आते हैं और ब्रेनवर्म यहाँ आकर कन्फेस करते हैं कि मैंने स्टीफन को ट्रिक किया था टू बाय दैट चीप वेपन फ्रॉम मी। और इसी बात पर सब लोग और ज्यादा जोक करते हैं एक दूसरे के साथ। एक्ट 4 में सब लोग किटली के घर पे मिलते हैं। मैथ्यू अपनी पोएट्री रीड कर रहे हैं और मिक्स्ड रिएक्शन आता है और इसी बीच कुछ आर्ग्यूमेंट्स बढ़ जाते हैं। मैथ्यू अपनी पोएट्री रीड करते हैं, होप करते हैं कि सब लोग इम्प्रेस होंगे। स्पेसिफिकली ब्रिजेट को इम्प्रेस करना चाहते थे, किटली की सिस्टर को। लेकिन पूरा ग्रुप बहुत ही मिक्स्ड ओपिनियन प्रोवाइड करता है उनकी पोएट्री रेसिटेशन के बारे में। एक और पर्सन के बारे में मैं आपको बता दूं, कॉब। कॉब इज अ पर्सन जो कि एक वाटर कैरियर है। बहुत ज्यादा सेंट्रल कैरेक्टर तो नहीं है लेकिन सभी कैरेक्टर्स को जानते हैं बेसिकली। और कॉब एक पैरेलल कैरेक्टर है किटली के। जिस तरीके से किटली अपनी वाइफ को सस्पेक्ट करते हैं उस तरीके से कॉब भी अपनी वाइफ को सस्पेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ हो क्या रहा है। सब लोग इकट्ठा हैं, स्पेसिफिकली मैथ्यू और मास्टर मैथ्यू और बॉबडेल। ये दोनों बहुत बोस्टिंग कर रहे हैं अपने अपने सो कॉल्ड आर्ट्स के बारे में, पोएट्री के बारे में, बीइंग अ वॉरियर के बारे में। डाउनराइट को ये देखकर बड़ा गुस्सा आता है कि कैसी कैसी चीजों को एग्जैजरेट कर रहे हो तुम। ना तुम में से कोई अच्छा पोएट है, ना तुम में से कोई अच्छा वॉरियर है। दिस लीड्स टू अ क्वेरल और सबकी तलवारें बाहर आ जाती हैं और कुछ सर्वेंट्स और एडवर्ड सबको शांत करवाते हैं। और एडवर्ड के इस कोड ऑफ कंडक्ट से ब्रिजेट काफी इंप्रेस हो जाती है, ब्रिजेट भी और किटली की वाइफ डेम किटली भी। तो आर्ग्यूमेंट्स शॉर्ट फाइट तक पहुंचते हैं, स्टॉप्ड बाय अदर्स। एडवर्ड का गुड कंडक्ट इम्प्रेस करता है ब्रिजेट को, जिस वजह से किटली बहुत डिस्ट्रेस्ड फील करते हैं। इन द मीनवाइल
नोवेल अपने बेटे की सर्च करें कॉब के हाउस में और काफी मैरिटल सस्पिशंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं पूरे प्लॉट में। एक्ट 4 को एक बार समराइज करते हैं। इन एक्ट 4 ऑफ एवरी मैन इन हिज ह्यूमर बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। डाउनराइट क्वेरल्स विद मैथ्यू बॉबडेल एंड अदर मैन और एक फाइट हो जाती है। और एडवर्ड शोज लव फॉर ब्रिजेट। एडवर्ड नोवेल शोज इंटरेस्ट इन ब्रिजेट एंड वेल ब्रेड सपोर्ट्स देयर रिलेशनशिप। किटली काफी जेलस हो जाते हैं अपनी वाइफ से और अपनी सिस्टर के भी बिहेवियर से। ब्रेम वर्म बड़े ही क्लेवरली डिस्गाइज में अभी भी छुपे हुए हैं। मीनवाइल मैथ्यू और बॉबडेल चाहते हैं कि डाउनराइट को अरेस्ट कर लिया जाए। फाइनली सब लोग जस्टिस क्लेमेंट के घर पर मिलते हैं फॉर फाइनल जजमेंट। जब जस्टिस क्लेमेंट के घर पर सब मिलते हैं तो सब चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं। ब्रेन वर्म का डिस्गाइज एक्सपोज हो जाता है। एडवर्ड और ब्रिजेट की यूनियन को सेलिब्रेट किया जाता है। मैथ्यू को ह्यूमिलेट किया जाता है फॉर हिज प्रिटेंशियस पोइट्री। जस्टिस क्लेमेंट सबसे अर्ज करते हैं कि अपने डोमिनेंट ह्यूमर्स को, डोमिनेंट टेम्पर्स को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। फाइनली क्लेमेंट सबको डांट लगाते हैं कि अपने एक्सेसिव इमोशंस को, ऑब्सेशंस को, फॉलीज को थोड़ा सा साइड रखिए और लाफ्टर और सेलिब्रेशन के साथ ये प्ले एंड हो जाता है। हार्मनी इज रेस्टोर्ड। अगर इस प्ले की थीम्स की बात करें तो वी विल गेट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन फॉलीज एंड ऑब्सेशंस, सोशल मैनर्स, मोरालिटी किस तरीके की उस टाइम पर हुआ करती थी और क्या लोग चाहते थे और किस तरीके से एग्जैजरेटेड पर्सनालिटी ट्रेट्स की वजह से कॉमेडी अराइज होती है। दैट इज व्हाट वी गॉट टू सी इन दिस प्ले। इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लोग मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी और इग्नू के यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। द लिंक टू गेट कनेक्टेड इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। टेलीग्राम लिंक है, वहां पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।